ये है आपका एक नया सब्जेक्ट, नाम है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम। नाम तो सुना ही होगा, सुना है नहीं सुना है? सुना है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है एफएम में, हाउ इट डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स। जैसा कि हम लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया गया होगा अकाउंट्स के, किसके? दे आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटेंसी। कितने ब्रांचेस होती हैं? नहीं मालूम होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दे आर थ्री ब्रांचेस। उसके लिए ऐसे तो सब फील्ड्स अगर देख ले तो काफी सारे निकल जाते हैं, जिसमें से एक आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये एक पार्ट समझ लीजिए, ठीक है ना? उसका सब फील्ड्स हो गया जिसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर आज से हम 10-15 साल लगभग पुरानी बात करें तो इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस, किस सब्जेक्ट को? इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। उस समय सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड होती थी एमबीएस की। किसकी? एमबीएस की, जो जानते हो ना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जानते हो ना? हाँ। उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी और उनकी पे आउट भी ज्यादा होती थी, वो ज्यादा अमाउंट भी लेते थे। अब कोई सीए, सीएस और सीएम में बन करके बैठा है और पे आउट किसकी ज्यादा है? एमबीए की। तो डिबेट्स चलती थी, तुम लोग को शायद देखा नहीं, वो डिबेट्स चलती थी, सीए वर्सेस एमबीए, एमबीए वर्सेस सीएस, हु इज बेटर। और जीत जाते थे वो लोग और हम लोग हार जाते थे। जानते हो क्यों? हम लोगों को केवल रटवाया जाता था, बैलेंस शीट टैली हो गई, मैच करके अब मिठाई खाओ। अब अगर एक मीटिंग चल रही है, डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है या बोर्ड शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है और वहां पर एक सीए या सीएस या सीएम में बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सीएस बैठे हुए हैं, सीए बैठे हुए हैं, और उन्होंने, सीए ने कहा हमने तो अपनी बैलेंस शीट स्टेटमेंट बना दी, ये ले लो बैलेंस शीट। उससे पूछा कि भाई थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, अगर मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट रखता हूं और मैं आपसे कहूं आप एक्सप्लेन कर दें, बीइंग अ सीए या सीएस या सीएम में, तो हमें भी पता चल जाएगा आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्यों नहीं पता चल जाएगा? यहाँ आना पड़ेगा लेकिन। मान लेते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कितना हुआ? 8। चलो, बैलेंस शीट टैली है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हमको कोई एक्सप्लेन करेगा? अगर आप किसी कंपनी के सीए हैं या सीएस हैं या सीएम में हैं, नाउ यू आर नीडेड टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट दिस बैलेंस शीट, हाउ विल यू डू दैट? नहीं, ये क्या बोलती है कंपनी? मैंने कहा इस कंपनी का नाम है, हम अपना नाम नहीं देंगे। विक्की प्राइवेट लिमिटेड, हाँ बताओ।
ये विक्की प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट क्या बोलती है बताओ? हमारे पास प्लांट ऐसे तो मतलब कितना प्लांट हमारे पास बहुत बढ़िया, और ये रखो। हाँ बताओ। पीछे ये दिखा रहा है मतलब जैसे 12% लोन है तो हम लोग जैसे इंटरेस्ट लेने का टाइम भी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी क्योंकि कम है तो हम इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी शेयर होल्डिंग कंपनी साथ ही साथ हम लोग का जो डेब्टर्स है वो कम है मतलब हम लोग को कैश कम आने वाला है जबकि क्रेडिटर्स ज्यादा है तो लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है। फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं बैलेंस शीट। चलिए मैं बताता हूँ। अगर यही किसी एमबीए को बोला जाता, दे आर नॉट द मास्टर्स इन अकाउंटेंसी, वी आर, दे आर नॉट। और जब वो उससे सीए से पूछा जाता है या सीएस या सीएमए से पूछा जाता, बताओ इसका क्या रिजल्ट निकला, टैली तो कर दिया। सर जी देखिए पढ़ना क्या है, प्लांट आपके पास 50,000 का है, गुडविल 3 लाख की है, डेटर्स 1 लाख का है, जैसे वो गाना गाया था वैसे ही एक सीए उठ करके या सीएस या सीएमए उठ करके गाना गा देगा। अरे वो तो दिख रहा है सबको। तुमसे बोला गया था इस बैलेंस शीट को समझाओ। वहीं पर एक एमबीए क्या होता था, वो क्रिटिकल थिंकिंग या एक तरह से कर सकते थे, वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। उनको यही सिखाया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आप किसी चीज को ऑब्जर्व कैसे करो, आप किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करो। वो उठता कहता मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं। कंपनी क्यों भाई, क्या हो गया? अरे कंपनी बर्बाद हो रही है भाई, दिख नहीं रहा? क्या बोलता? कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं तो मेरा कहां से फ्यूचर होगा? कंपनी, अरे भैया तू क्या बोल रहा है, जरा बैठ थोड़ा आराम से बता, 10,000 रुपए और ले ले, लेकिन बता कहां से कंपनी खत्म हो रही है। तो कहता है देखो भाई, केवल और केवल इनटेंजिबल एसेट है, एसेट के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, एसेट के नाम पे कुछ है ही नहीं। कंपनी के पास एसेट क्या है? गुडविल, इनटेंजिबल, कौन देखता है? और दिस इज अ लॉस, और कंपनी ऑलरेडी 1.5 लाख के लॉस पर चल रही है। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो निगेटिव कर रखी है और उसके पास ह्यूज लायबिलिटी है, आने वाले समय में 3 लाख रुपए का पेमेंट करना। अरे उसके पास 1 रुपए का भी कैश नहीं है बैलेंस शीट में, वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को कहां से पूरा करेगी? ये तो सीधे चले जाएंगे लिक्विडेशन के लिए, कंपनी को अप्लाई कर देंगे कोर्ट में। तुम दे कहां पाओगे पैसा? अरे मारो गोली उसको, तुम्हारा 2 लाख रुपए स्टॉक में फंसा हुआ है, इसमें से कितना जिंदा है कितना मरा हुआ मालूम नहीं। अब मेरी बात समझ में आई? कंपनी की पूरी कैपिटल को इस लॉस ने खा लिया है। 1 लाख का हमारे पास क्या है? कैपिटल। लॉस कितने का है? अरे भैया कंपनी बची कहां है तुम्हारी, हमको ये बताओ, हम तो जा रहे हैं। तो कंपनी कहेगी तू बैठ, बाकी सीए को निकालते हैं, वो तो आकर पढ़ दिए, कोई मतलब नहीं है। वो उस तरह से कमाते। अब समझ में आई मेरी बात? नहीं समझे? बैलेंस शीट को वैसे नहीं पढ़ना है जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, और यही आपको सिखाता है ये सब्जेक्ट। कौन सा? केवल पढ़ना नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेना सिखाता है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके पास लॉजिक्स तो हो बोलने के लिए, कंपेयर करने के लिए। अब जरा देखिए इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। पहले तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सके। एससी कुच्छल ने एक डेफिनेशन दी है, ये केवल माइंड में सेट रखना है, बाकी फिर आएंगे इस पर, ठीक है ना, ताकि हम आगे बढ़ सके। इसने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 ही काम है बेसिकली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 ही काम है बेसिकली, एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड,
पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां को जाएगा, पैसा कहां कहां से, पैसा कहां कहां को, ये होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पार्ट। procurement of funds as well as the effective utilization of the fund in the business। एक और एग्जांपल दें हम आपको, एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है ये, उस कंपनी की बैलेंस शीट में रुपीस इन करोड़ है और यहां लिखा हुआ है 10% लोन 20, इसका मतलब 20 करोड़ का लोन चल रहा है, हाँ या ना, मॉर्गेज्ड है। मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा, वैकेंसी निकली है, मैं कहूंगा कंपनी को भाई देखो हम आपके यहाँ जॉब करने को रेडी हैं, हमें महीने का इतना चाहिए। कंपनी को आया नहीं, अपना हिसाब किताब करने लगा, 1 लाख रुपए महीने चाहिए, है कि नहीं। मैं कहूंगा मैं तुम्हारा तुरंत पैसा बचा दूंगा, वो कहेगा कैसे, पूछेगा ना। मैं कहूंगा देख इस 10% को मैं 9.9% तक ले जाऊंगा लोन का रेट। कितना परसेंट, 9.8 तक चलो बात करते हैं, तुम लोग को ज्यादा समझ में आए। 0.2% कितना होता है 20 करोड़ का, जरा बताओ। 20 करोड़ का 1% कितना होगा, केवल 1% बताओ, 20 करोड़ का 1% कितना होता है, 20 लाख डिवाइडेड बाई 5 करो, सीधे सीधे 4 लाख सालाना तो इसने बचा लिया कंपनी का इंटरेस्ट। नहीं समझे, है कितना छोटा सा पॉइंट, 10% और 9.2% में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लोन मैंने 20 करोड़ 100 करोड़ के होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। 0.02% भी अगर हमने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया बड़ी कंपनी में जिसमें 500 करोड़ के लोन है, हमने अपनी सैलरी तो निकलवा ली। मेरी बात समझ रहे हो। बैंक वाले क्या करते थे मेरे साथ, हर महीने बैंक चार्जेस के नाम पे कुछ ज्यादा ही होने लगा, मैं सीधे बैंक में गया, मैंने कहा मेरा खाता बंद करो। अब कुछ प्रीमियम कस्टमर होते हैं तो हम भी थे, मैंने सीधे कहा बंद करो, रियल बता रहा हूं, मैंने कहा बंद करो। कह रहे क्यों बंद करें, मैंने कहा बंद करो, तुम लोग बैंक चार्जेस ज्यादा लेते हो, हम नहीं देने वाले। महीने का 6-7 हजार 5,000 रुपए कौन बैंक चार्जेस देता है भाई, और ये आज से नहीं 3 साल से चल रहा है। सारा का सारा मेरा बैंक चार्जेस वापस आया, 3 साल में जितना चार्ज कटा था सारा रिवर्स होकर मेरे अकाउंट में, और तब से लेकर आज तक 1 रुपया बैंक चार्जेस नहीं कटा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या यूज होता है इन चीजों का, है छोटी छोटी चीजें ना। लेकिन अगर एक एफएम है, फाइनेंस मैनेजर है, तो अपने दिमाग से कंपनी को कहां से कहां तक ले जा सकता है। आपके पास वो सोच तो हो, और यही सोच ये डेवलप करता है कौन सा सब्जेक्ट, और केवल इसको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट वेयर यू आर जस्ट गोइंग टू मग अप द फॉर्मूलाज। आपको इसको ऑब्जर्व करना है, दिमाग में सेट करना है, लाइफ बदलने वाली सब्जेक्ट है ये, वो वाला एफएम नहीं है सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ वाला। लाइफ बन जाती है, विश्वास मानो, लेकिन इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये इतना बैकग्राउंड इसलिए देना जरूरी होता है ताकि आपको समझ में आए हम इस सब्जेक्ट में करना क्या चाहते हैं। जानते हो क्या करता है एक एफएम, सर बता दीजिए। चलो एक बार बैलेंस शीट छोटी सी बनवा दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन, बॉन्ड या बैंक लोन जो समझ लो, एंड क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसको हम कहते हैं करंट
लायबिलिटीज। इधर क्या क्या आ जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश। नॉर्मली ये चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलती होंगी। सर टी शेप में कहाँ होता है? किस शेप में होता है? वर्टिकल शेप में होता है। लेकिन हम ऐसे ही बनाना सिखा देते हैं, समझ में आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। ऐसा देखा होगा ना बैलेंस शीट। हम इसी की बात करने जा रहे हैं। एक फाइनेंस मैनेजर ये बताता है, या आप इस सब्जेक्ट में ये सीखने वाले हैं कि फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए, प्लांट खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, प्लांट को रिप्लेस किया जाए या ना किया जाए, प्लांट को रिपेयर करवा लिया जाए या नहीं, प्लांट खरीद ली जाए, प्लांट को किराए पर ले लें या खरीद ही लें, अरे प्लांट को लोन पर ले लें या किराए पर ले लें। मेरी बात समझ में आ रहे हो? है ही कि डिसीजन, लेकिन ऑप्शंस कितने सारे हैं। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई। इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैपिटल बजटिंग। क्या नाम देते हैं इसको? कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर से बोलूं एक बार, मैंने कहा प्लांट से रिलेटेड हमको डिसीजन लेना है। किससे रिलेटेड? कौन कौन से डिसीजन मेरे सामने आए बताओ? प्लांट खरीदें या ना खरीदें, प्लांट खरीदें या बैंक से लोन लेकर खरीदें, प्लांट खरीदें या किराए पर ले लें, किराए पर लें या लोन ले लें, प्लांट खरीदें मतलब रिप्लेस करें या ना करें, प्लांट को रिपेयर करके चलवाएं या नया प्लांट खरीद ले। मीन्स देयर आर सो मेनी ऑप्शंस रिलेटिंग टू योर फिक्स्ड एसेट और द इन्वेस्टमेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बात समझ में आई? सुनो, सुन लो। स्टॉक से रिलेटेड डिसीजंस की बात करते हैं। दो तरह का स्टॉक होता है, एक होता है स्लो मूविंग स्टॉक, एक होता है फास्ट मूविंग स्टॉक। स्टॉक में पैसा कितना फंसाएं, ये भी एक डिसीजन होता है। सस्ते दाम पर स्टॉक मिल रहा है तो ज्यादा खरीद लें क्या? होता है ना कभी कभी। एक दिन मेरे भाई को ऑफर मिला कि एक कंपनी बंद हो रही है, उसके पास इतना ऑयल पड़ा हुआ है, मार्केट में दाम उसका मान लेते हैं 100 रुपए है, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो 20 रुपए 30 रुपए पर सेल हो रहा है, 100 रुपए की चीज 20 रुपए पर। तो उसने एक दो टैंकर खरीद लिए, फायदा कमा लिया। अरे ये फायदा तो तब कमा सकते हो ना जब आपकी जेब में पैसा होगा, हाँ या ना? और स्टॉक जो खरीद रहे हैं वो स्टॉक कितनी लाइफ का है, उसकी लाइफ कितनी है, शेल्फ लाइफ कितनी है, वो भी तो होनी चाहिए। अब अंडे सस्ते मिल रहे हैं तो 1000 की मेरी सप्लाई होती है, लाख अंडे खरीद लो, अगले दिन से पूरी फैक्ट्री में चू 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 करके घूमते रहेंगे। पता चला कि फार्म हाउस के साथ कुछ और भी बना दो। बात समझ में आई? तो हमें डिसीजन देखना पड़ेगा स्टॉक से रिलेटेड, कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है, कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें कि हमारे लिए कॉस्ट सबसे कम आ जाए, हमारे लिए कॉस्ट सबसे कम आ जाए। स्टॉक में दो तरह की कॉस्ट लगती है, मैंने पहले बताया है, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी होगी तो दो तरह की कॉस्ट लगती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को दबाओ तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट को दबाओ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कहाँ जाएं? अरे वहां जाएं जहां दोनों बराबर हो जाती है।
उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझ में आई? इसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा सुनो ना, डेटर्स, कैश माल बेचना चाहते हो या उधार बेचना चाहते हो? पहले तो ये बताओ। कैश में माल बेचना चाहते हो तो फैक्ट्री बंद कर लो, क्योंकि दुनिया में बाकी और बिजनेसमैन भी हैं जो उधार माल देने को तैयार है। बंद कर दो। तो कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, उधार माल बेचना पड़ेगा। दुनिया अगर 10 दिन का उधार माल बेचती है तो तुमको कितने का बेचना पड़ेगा? 15 दिन का। और अगर दुनिया कह दे नहीं अब हम 15 दिन का बेचेंगे उधार माल, तो तुम कितने का बेचोगे? 20 दिन का। और अगर दुनिया 20 दिन पर पहुंच जाए तो तुम कहां पहुंच जाओगे? हो जाएगा बंटाधार कुछ दिन में, क्योंकि इसमें पैसा फंसता है। ऐसे नहीं डिसीजन ले सकते जैसे तुम लोग ले रहे हो। हमको कितना पैसा ब्लॉक करना चाहिए डेटर्स के नाम पर, वी हैव टू टेक द डिसीजन, वी हैव टू रैशनल। हमको ऐसे नहीं डिसीजन लेना है कि वो 10 दिन का तो हम 12 दिन का, वो 12 दिन का तो हम 15 दिन का, हो गया बेड़ा पार वहीं पर। समझ में आई बात? इसको हम लोग कहते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? सुनो, 10 दिन का उधार माल बेचने पर हमको 20 लाख की सेल मिलती है। अगर हम 15 दिन का उधार माल बेचे तो 30 लाख की सेल मिलेगी। और अगर 20 दिन का उधार माल बेचे तो 60 लाख की सेल मिलेगी। और अगर 0 दिन का उधार माल बेचे तो 4 लाख की सेल मिलेगी। बताओ कहां जाना चाहोगे? कहां जाना चाहोगे? कहां जाना चाहोगे? अरे कहां जाना चाहोगे? कहां जाना चाहोगे? नहीं बोलोगे? ऐसे डिसीजन नहीं होते, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। सुन लो, हर एक डिसीजन के साथ एक तो हमारा प्रॉफिट फैक्टर जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा दिन आप उधार माल बेचते जाओगे आपके बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जितने ज्यादा दिन का उधार माल बेचते जाओगे उतना आपका फंड ब्लॉक होता जाएगा, और उस ब्लॉक्ड फंड पर आपको इंटरेस्ट का भी लॉस होता चला जाएगा। जो पैसा आप यहां लगा रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी नुकसान होता है। यू कैन इन्वेस्ट दिस फंड इन एनी अदर वे, आप कहीं दूसरी जगह लगा सकते हो इस फंड को, तो वहां से कितना प्रॉफिट मिलता। हमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा इन टोटालिटी कि हम जाए तो जाएं। हो सकता है हमको ये 10 दिन वाला फायदा दे। मैंने क्या बोला? हो सकता है हमको ये 10 दिन वाला फायदा दे। ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते, मन जो किया वो कर लिया ना। अब समझ में आई बात? क्या करने जा रहे हो? कितनी अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हो, जरा सोचो ना। क्या करने जा रहे हो? कितनी अच्छी चीज, लेकिन आए लेट हो। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं जानते हो? रिसीवेबल मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट जानते हो? सुन लो, 3 तरीकों से आपको कैश की जरूरत पड़ती है बिजनेस में। कितने तरीकों से? एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, जिस चीज के लिए हम बिजनेस स्टार्ट किए, इधर हो जाए थोड़ा, आप इधर हो जाए थोड़ा। हाँ, हमें 3 तरीकों से बिजनेस के कैश की जरूरत पड़ती है। पहला, नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए, माल को खरीदने और बेचने के लिए आपको कैश चाहिए नहीं चाहिए? वेजेस देने के लिए कैश चाहिए नहीं चाहिए? कि वेजेस पड़ोसी से मांगे, मेरे यहाँ काम कर रहा है एक आदमी 500 रुपया दे दो उसको देना है। नहीं भैया, तो कैश आप अपनी जेब में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए जेब में पैसा रखोगे नहीं रखोगे? मोबाइल चार्जेस के लिए, इंटरनेट के लिए, मतलब मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, पैसा जेब में रखना है कि नहीं रखना है? ये होता है ट्रांजैक्शनल नीड्स। कौन सा नीड्स? ट्रांजैक्शनल नीड्स। दूसरा होता है कंटिजेंसी नीड्स। अचानक बाढ़ आ गई, सरकार चिल्लाए, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, क्या करें? कुछ कैश होना चाहिए ना अपने पास। कंटिजेंसी नीड्स के लिए कैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होता है कंटिजेंसी नीड्स। पहला था ट्रांजैक्शनल नीड्स के लिए पैसा चाहिए, दूसरा कंटिजेंसी नीड्स के लिए पैसा चाहिए,
तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी नीड्स, जो मैंने बताया कि मेरे भाई को ऑफर मिला ऑयल टैंकर का, ले लिया। जेब में पैसा होगा तब तो, जिसको हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं स्पेक्युलेटिव नीड्स। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्युलेटिव। यानी 3 नीड्स होती हैं, ट्रांजैक्शनल नीड्स, बोलने दो, ट्रांजैक्शनल नीड्स, दूसरा होता है कंटिजेंसी नीड्स, और तीसरा होता है आपका स्पेक्युलेशन का नीड्स। यानी 3 नीड्स पर हमारा ये कैश होना चाहिए। ऐसा नहीं जेब में रखते जाओ। कैश अपने आप से कुछ नहीं कमाता, उसको कमाने लायक बनाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। जेब में 100 रुपए मेरे पिछले 5 साल से हैं, तो आज मैंने निकाला, सोचा 200 हो गया होगा। ऐसे कैसे 200 हो गया होगा? बल्कि उसकी वैल्यू गिर गई होगी। अब बात समझ में आई? हाँ या ना? इसको हम लोग कहते हैं क्या? कैश मैनेजमेंट। जिस तरह हमें करंट एसेट को मैनेज करना पड़ा, जिस तरह हमें करंट एसेट को मैनेज करना पड़ा, उसी तरह हमको करंट लायबिलिटी को मैनेज करना है। अच्छा, क्या चाहते हो? गाना है ना? क्या चाहते हो? सुनो इधर, अब तुम गाना गाने मत लग जाना। किसका? बी प्रैक का गाना है? अच्छा, नहीं मालूम। तो हमें जिस तरह करंट एसेट्स का मैनेजमेंट करना पड़ा, इन द सेम वी हैव टू मैनेज द करंट लायबिलिटी। अब मैं एग्जांपल दूंगा, तुम लोग मेरे ऊपर सेट मत कर देना उसको। ठीक है ना? बड़ा गड़बड़ लगता है कभी कभी। पढ़ाओ तो पता चलता है, खुद का कब्र खोद लो। तो बताएं या ना बताएं? सुनो, जिस तरह डेटर्स होते हैं, आप उधार माल बेचते हैं। आपने कहा हम 20 दिन का उधार माल दे रहे हैं आपको, और सामने वाला अगर हाँ करता है तो हमें कितने दिन में पैसा दे देगा? 20 दिन में। लोग इतने सीधे साधे हैं ही कि आप 20 दिन का उधार देते हो तो 20 दिन में पैसा दे ही देते। हो सकता है 21 दिन लग जाए, हो सकता है 25 दिन लग जाए। हाँ हाँ, हो सकता है भाग भी जाए, तो धंधा ही ना करें, छोड़ दे बिजनेस। नहीं करेंगे ना। तो ये 20 दिन का अगर मैंने उसको उधार माल बेचा है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिकवर माई फंड विद इन 20 days. I'll make such type of policies to recover it within the given period. हाँ या ना? हम कोशिश करेंगे उस 20 दिनों के अंदर वो पैसा हमें रिकवर हो जाए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और दूसरा हम कहेंगे, जिसको पैसा देना है इतना झेला दो उसको, इतना झेला दो। 20 दिन का 40 दिन में देंगे, कल आना, परसों आना, 3 दिन बाद। इसको कहा जाता है प्लेइंग द फ्लोट्स। क्या बोला जाता है? नाम अच्छा लग रहा है ना? प्लेइंग द फ्लोट्स। जिससे लेना है सही समय पर ले लो, और जिसको देना है थोड़ा झेला करके दो, मतलब वहां लॉस ना हो। ये इस चीज का ध्यान रखना, गुडविल पर अफेक्ट ना पड़े, आपकी क्रेडिबिलिटी पर फर्क ना पड़े। बात समझ में आई? इसको कहा जाता है प्लेइंग द फ्लोट्स। लेकिन हाँ, देखा जाएगा उसको, ठीक। अब कोई कहेगा सर फीस अब मांगिए। चले आगे। ये हमारा पेबल्स मैनेजमेंट, क्या कहते हैं इसको? पेबल मैनेजमेंट। वापस आते हैं इधर। अगर मैं कहूं, सुन लो इधर, शायद ना पता हो, केवल अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अगर इसकी बात करें, इसको कहते हैं शेयर होल्डर फंड। और अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सब मालूम है, नहीं मालूम है? और भी चीजें आएंगी सुनने को, नेटवर्थ सीखने को मिलेगा, प्रोप्राइटर्स फंड सीखने को मिलेगा, आगे आएंगे देखेंगे। रेशियो एनालिसिस में वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। फिलहाल ये अलग अलग नाम है। ये कहलाता है सोर्सेज ऑफ फंड। क्या कहलाता है? अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो इसको हम नाम देते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। क्या नाम देते हैं?
हमने पैसा कहां कहां से इकट्ठा किया, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना आया, रिजर्व एंड सरप्लस से कितना आया, लोन से कितना आया, प्रेफरेंस वालों से कितना लिया, दिस इज नोन एज शेयर सोर्सेज ऑफ फंड्स। हमने किन किन तरीकों से पैसे को कलेक्ट किया और हमने कहां कहां ये पैसा लगाया है, देखो ना, ये कहलाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या बोला मैंने? हाँ, इसको क्या मैंने बोला, कहां कहां से आया एक जगह और ये कहां कहां को गया। याद आया होगा जब मैंने थोड़ी देर पहले एससी कुच्छल की डेफिनेशन बताई थी, तो यही तो बोला था। क्या बोला था मैंने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स, मीन सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां कहां से आपको पैसे कलेक्ट करने हैं, एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस, कहां कहां उसका यूटिलाइजेशन करना है। याद आया? अच्छा, हम लोग वहीं पहुंच गए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसकी कॉस्ट होती है, किसकी? सोर्सेज ऑफ फंड की कॉस्ट होती है, मालूम है कि नहीं? नहीं। ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। आपने इक्विटी शेयर कैपिटल ये टोटल मिलाकर आपके पास 500 रुपए हैं। हो सकता है आपने 100 रुपए यहां से लिए हो, 200 यहां से लिए हो, 50 यहां से लिए हो, 150 यहां से लिया हो सकता है ना, 500 हो गया। हो सकता है आपने 50 यहां से लिया हो, 100 यहां से लिया हो, 300 यहां से लिया हो, तब भी 500 हो गया। ये अलग अलग मिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। क्या कहा जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। ये जो कैपिटल कलेक्ट की है उसका मिक्स अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है पैसा कहीं से भी ले लो, इक्विटी से ले लो, प्रेफरेंस से ले लो, पैसा आ रहा है ले लो। अरे नहीं भैया, इसकी एक कॉस्ट होती है। क्या होती है? कोई आदमी फ्री में पैसा नहीं देने वाला। नींद, कोई आदमी फ्री में पैसा नहीं देने वाला। अगर हमारी इसकी कॉस्ट, सुनना ढंग से, चलो 10% लोन है, मैंने 100 रुपए का लोन लिया, बताओ हम कम से कम इस लोन पर कितना कमाएं कि हम इंटरेस्ट दे दें? नहीं समझ में आई बात? मैं फिर बोलूं, मैंने कहा हम इस लोन का पैसा, मैंने 100 रुपए लिया 10% की कॉस्ट पर, मैं इस पर कितना कमा लूं कि मैं इन लोगों को पैसा दे सकूं? बताओ। 110 से ऊपर कमाएंगे। मैं कहूं 5 रुपए पर काम चल जाएगा तो थोड़ा अजीब लगा ना? यही सीखोगे तुम लोग। हवा हवाई करनी हो, हमें भी मालूम था तुम लोग यही रिप्लाई दोगे। चलो 2 मिनट के लिए मैंने इससे 100 रुपए लिया और इससे भी 100 रुपए लिया। अब बताओ इसके 100 रुपए पर हम कितना कमाएं, कम से कम अपनी ही भाषा में तुम लोग बताओ, और इसके 100 रुपए पर कितना कमाएं कि हम इन लोगों को इनका पैसा वापस कर दें, बिकॉज दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी। If they have invested their funds to the company, they have some expectation that at the end of the year the company will give them a return, either in the forms of the interest or in the form of the capital appreciation. पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। हम कहते हैं ना जमीन में पैसा लगाया कौन सा नुकसान है, पैसा तो बढ़ेगा ही ना। तो हमारा कैपिटल वेल्थ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वेल्थ बढ़ रहा है, वो हमें खुशी है। दूसरी ओर से डिविडेंड मिलेगा, वो खुशी। तो बताओ कि हम इन लोगों को कितना पैसा वापस करें, कितना हम कमाएं। हमारे पास 200 रुपए हैं, 100 रुपए मैंने इक्विटी से लिया और 100 रुपए मैंने लोन से लिया। अब इस 200 रुपए को हमें मार्केट में लगाना है, तो हम ये जरूर देखेंगे, ये जो नोट है ना 100 रुपए का, ये किसने दिया है? डिबेंचर वाले ने। इस पर कम से कम 10 रुपया और कमाओ तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना? तो हम प्रॉफिट दे देंगे, उनको वापस कर देंगे, कम से कम 10 रुपए, तभी तो वापस कर पाएंगे। और इक्विटी वालों के लिए कितना? 110 के ऊपर या 100 के ऊपर? पूरी बाबा समझ में नहीं आई बात। 100 के ऊपर या 110 के ऊपर? वो कितना कमाना चाहेंगे कंपनी से, 100 के ऊपर या 110 के ऊपर? हाँ बोलो, अरे मुंह तो खोलो, बोलो ना। बैलेंस शीट बनाते हो ना?
अरे तो बताओ थोड़ा। अरे 100 रुपए से ऊपर या 110 के ऊपर, अगर कंपनी 105 कमा ली तो पहली बात तो ये तो टिकटॉक टिकटॉक पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में गाने बहुत याद आते हैं, समझ में नहीं आता हम चाहे तो चाहे का हर एक लाइन पर एक गाना दिमाग में घूमता रहता है। देखो हम तो वापस आते हैं, दिमाग चला जाता है दूसरी जगह। 100 रुपए की बात हो रही है, ढंग से सुनना। ये लोग ज्यादा कमाने की सोचेंगे इक्विटी वाले लोन से या कम? जाहिर सी बात है इनकी उम्मीद लोन वाले से क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर की लोन वालों से कम होगी, ज्यादा होगी? और ये लोग रिस्क बियरर ज्यादा होते हैं, ये रिस्क कम लेते हैं, तो इनकी सोच ज्यादा कमाने की होगी या इक्विटी वालों की? हाँ, जिसका रिस्क ज्यादा उसका रिटर्न भी ज्यादा। रिस्क भी ज्यादा लोगे, रिटर्न भी कम लोगे, तो भैया हमको लोनिया दो है कि नहीं? हम काहे के लिए जाएंगे इक्विटी पर? रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी कम मिलेगा। सुन, रिस्क ज्यादा है तो अगर 10% इनको मिल रहा है तो हमें इनसे ज्यादा रिस्क है इस कंपनी में, तो हमें इनसे ज्यादा का रिटर्न भी मिलना चाहिए। There is no any fixed return regarding your equity shareholders. वो लॉस भी कमा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद क्या होती है कि इन लोगों से ज्यादा कमाएं। हाँ या ना? अब बात समझ में आई? तो अच्छा, जब मेरे पास 200 रुपए है तो इस 100 रुपए को ऐसा लगाओ कि 100 के बदले हमको 110 मिल जाए तो हम इनको वापस कर दें। दूसरा 100 रुपए ऐसा मिला गांधी जी का कि हम 115 रुपए पर हम इसको पैसा लगा दें। ऐसे होता है क्या धंधा? ये नोट देख देख करके, निशान देख देख कर काम करते हो क्या? अरे भैया हम 200 रुपए को इन टोटलिटी कितने पर लगा दें कि सारे लोग खुश हो जाए। अब समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अलग अलग थोड़ी देखते हैं इसको। हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम देते हैं? इंडिविजुअली इक्विटी शेयर की अलग कॉस्ट होती है, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस वालों की अलग कॉस्ट होती है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी अलग शेयर का कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डेट। और सबको मिलाकर जब हम बात करते हैं दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पक्की बात है? कुछ कुछ दिमाग में आया? सोचो, ये केवल वो इंट्रोडक्शन है जो किताब में बहुत डिफरेंट तरीके से दिया है तुम लोग को ये समझाने के लिए कि अब हम लोग को पढ़ना क्या है। अगर अब मैं तुम लोग को बताऊं कि तुम लोग के सब्जेक्ट का क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, एक बार खोलो और मिलाते जाओ। अब इस बैलेंस शीट से केवल पता चल जाएगा तुम लोगों को कि हमको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। एक चैप्टर होगा सोर्स ऑफ फंड या टाइप्स ऑफ फाइनेंस है। एक होगा कैपिटल बजटिंग या इधर देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 2 चैप्टर। थर्ड चैप्टर होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फोर्थ चैप्टर होगा रिसीवेबल मैनेजमेंट। फिफ्थ चैप्टर होगा कैश मैनेजमेंट। सिक्स्थ चैप्टर होगा पेबल मैनेजमेंट। सेवेंथ चैप्टर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। एट्थ चैप्टर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। नाइन्थ होगा जब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मिला करके बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। बस यही है एफएम। और इसके ऊपर अगर हम बात करें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन होता है, रेशियो एनालिसिस, हो सकता है तुम लोग को इसी में ही दे दिया हो। ठीक है ना? बात समझ में आई? ये आपका सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, हवा में नहीं बना हुआ है। ठीक समझ में आई बात? आते हैं वापस। अब तो समझ में आया हम बात किसकी करने जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बैलेंस शीट का मतलब बदल गया। कब का बदल गया? जब बोला जाता था ये एसेट्स हैं, ये कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैं। ना 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 ना, अब तो ये बात की जाती है ये सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब बैलेंस शीट का मतलब क्या है? ये मॉडर्न डेफिनेशन है बैलेंस शीट की। क्या? सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड द यूटिलाइजेशन। मेरी बात समझ में आई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव। बार बार यही चीज आएगी।
और फर्स्ट चैप्टर तो समझ रहे हो। अब अगर हम केवल कहानी की तरफ पढ़ते जाएं तो तुम लोग का तैयार हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। लेकिन अब हमको कहानी तो बतानी पड़ेगी ना, नहीं बतानी पड़ेगी ना? बताएं, जो लिखा है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना। Financial management is concerned with the efficient use of an important economic resources named capital funds। बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन दी है इस सोलोमन ने, और इसको थोड़ा ब्रॉड वे में दिया हमारे एससी कुच्छल साहब ने। ठीक, कुच्छल साहब ने क्या बोला? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, दोनों को मिला करके बोला। एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर वही कहानी घूम फिर करके आई, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जब प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो मैंने कहा था देखो आप इक्विटी शेयर से पैसा ले सकते हो, हाँ या ना? मैंने कहा देखो आप डिवेंचर से भी पैसा ले सकते हो, हाँ या ना? मैंने कहा था देखो आप बैंक के पास भी जाकर के पैसा ले सकते हो, बोला था ना? और अगर जरूरत पड़ी तो हम फॉरेन मार्केट में भी जाएंगे, जीडीआर, एडीआर और एफसीसीबी से भी पैसा लेंगे। देखेंगे, पढ़ेंगे वो भी। हम केवल इंडियन लोगों से, इंडिया में इंडियन कंपनी पैसा लेती है तो शेयर कैपिटल बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अब विदेश से पैसा उठाना हो तो क्या बोलते हैं? तो उसको हम जीडीआर, एडीआर और एफसीसीबी का नाम देते हैं। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और एफसीसी का मतलब होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्लियर है? पढ़ेंगे इसको, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा, जब हम फंड को एक्वायर करते हैं तो कोई भी पैसा दे दे रहा है उठा लो, यही होता है क्या? बताया नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां हमें सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि पैसा उठाने की कॉस्ट होती है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। डिबेंचर से पैसा उठा रहे हैं तो आपको सस्ते दाम पर मिल तो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको देना ही देना है। इक्विटी से पैसा उठाएंगे, कॉस्ट ज्यादा है लेकिन ऑब्लिगेशन कम है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी डिवेंचर में हम लोगों को कम कॉस्ट देनी है, जबकि इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क बियर करते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे। हम क्या सोचें, जहां मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट हो वहां जाएं, या मैक्सिमम रिस्क मिनिमम प्रॉफिट हो वहां जाएं? मिनिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट, एज वेल एज द मिनिमम रिस्क विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम। रिस्क कम, कॉस्ट कम, रिस्क ज्यादा, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम लेंगे। सर ये कैसे देखेंगे? हम लोग ऑप्टिमम मिक्स की बात करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो हर एक फंड के साथ क्या इन्वॉल्व होता है? कॉस्ट। आप क्या चाहते हैं? उस रिस्क और कॉस्ट के बीच में सामंजस्य या बैलेंस मेंटेन करना। पक्की बात है? ये किसका काम होता है? फाइनेंस मैनेजर का। क्लियर है? इसी तरह यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मैंने बता दिया। आप फिक्स एसेट में पैसा लगाओ ना लगाओ, प्लांट खरीदो ना खरीदो, किराए पर लो या लोन पर लो या अपने पैसे से लो, क्या करें? ये होता है यूटिलाइजेशन फॉर फिक्स एसेट और यूटिलाइजेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। पैसा आपके पास है, डेटर्स में पैसा फंसाओगे ना उधार माल देने में, पैसा आपके पास है, कैश रखोगे ना जेब में कुछ, पैसा आपके पास है, स्टॉक में पैसा ब्लॉक करोगे नहीं करोगे? कितना पैसा ब्लॉक करें? ये कहलाता है यूटिलाइजेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं, चलिए उसको चीज छोड़ देते हैं, अब हम एक नई चीज बताते हैं, 10 मिनट लेगा। सुनिए इधर, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अब तुम लोग जवाब दोगे इसका कि गलत जवाब दोगे? सही जवाब दोगे या गलत दोगे?
सुन ले इधर, 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको, 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे। पूछूं, गलत जवाब दोगे? जब हम डिवेंचर की बात करते हैं या इक्विटी की बात करते हैं, हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। मेरी बात ढंग से समझना, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां भी मैंने 5 लाख रुपए कमाए और यहां पर भी मैंने 5 लाख कमाए। ये वो कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये वो कंपनी है वाई लिमिटेड। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, जो एक्स लिमिटेड है ना, उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का है, 10 लाख का है और 10% डिवेंचर 20 लाख का है। पक्की बात है। टोटल मिलाकर इसके पास कितने का फंड है? और एक दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, इसके पास केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख। दोनों कंपनियां बराबर है ना? इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल बोथ द कंपनीज आर सेम एंड दे हैव सेम अमाउंट ऑफ फंड, यस और नो? इनके पास, दोनों के पास पैसा बराबर है, 30 लाख 30 लाख, दोनों पैसा मार्केट में बराबर बराबर डाल सकते हैं। दोनों मान लो मेरे पास 30 लाख है, मैंने उसको पैसा लगाया, तो कमाएंगे तो एक ही ना। मान लेते हैं दोनों ने 5-5 लाख रुपए कमाया, दोनों ने 5-5 लाख रुपए। अब सबसे पहले इसमें से क्या ये लोग दे देंगे, इंटरेस्ट देंगे ना? हाँ या ना? अच्छा, एक्स लिमिटेड इंटरेस्ट कितना देगी? 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट इसने दे दिया 2 लाख रुपए। इसके पास तो कोई लोन था ही नहीं, बल्ले बल्ले। बचा कितना इसके पास? माइनस करेंगे, इसको हम कहेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का ही समझाना है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स, मान लेते हैं 50%। कितना? तो इसकी जेब से टैक्स कितना जाएगा और इसकी जेब से टैक्स कितना जाएगा? पक्का? अच्छा, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 1,50,000 और इसका आ गया 2 लाख। अगर मैं कहूं, गाना था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय कितने शेयर थे? इसके पास 10 रुपए वाले कितने शेयर थे? 1 लाख। और इसके पास 10 रुपए वाले कितने शेयर थे? 30,000, 3 लाख। इसके पास 1 लाख शेयर, इसके पास 3 लाख शेयर। बता सकते हो अर्निंग पर शेयर कितना है? इसके पास है 1.5 रुपया और इसके पास है 83 पैसा। शायद देख लो कितना है, देख लेना, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई? सोचा था क्या, क्या हो गया? अरे भाई, हमने तो सोचा था 5 लाख कमा रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को कुछ देना ही नहीं है। किसको नहीं देना है? उसके बावजूद हर एक बंदे के लिए हम केवल और केवल 83 पैसा कमा पाए, हर 10 रुपए के शेयर पे। और इसने डिवेंचर का लोन लिया है, उसके बावजूद ये हर एक शेयर वाले को 10 रुपए के बदले 1.5 रुपए का कमा करके दे रहा है। बढ़िया कौन? बढ़िया कौन? तो कोई अगर ये कहता है हम तो बिना लोन के बिजनेस चलाते हैं, तो ये मत सोच लेना वो बढ़िया काम कर रहा है। नहीं समझे मेरी बात? कई लोग कहते हैं ना हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, टेंशन नहीं, लोन नहीं लेते। फिर अच्छा, अब इसने कहा लोन लेना चाहिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये अच्छा छोड़ दो, ज्यादा डिटेल हो जाएगा, फिलहाल वो सब बाद में आएगा। अच्छी तरह स्टोरीज पढ़ोगे, कब लोनियाना चाहिए कब लोनियाना नहीं चाहिए वो सब आएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये तो समझ में आया ना कि आखिर हम लोन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। किससे? शेयर होल्डर्स के मुकाबले में। अरे केवल इस मामले के कारण नहीं, सुन लो, चूंकि बीच में टैक्स आ गया ना, इसीलिए अगर 2 मिनट के लिए टैक्स को उड़ा दो तो चले, ये कितना कमाएगा? 1 लाख, 3 लाख रुपए कमा रहा है, 3 रुपए। ये 3 लाख कमा रहा है, 3 लाख शेयरों पर 5 लाख, तो 1 रुपए 67 पैसा। बोलो सर अब क्यों चेंजेस आया? अगर हम टैक्स को हटा दे रहे तब भी ज्यादा नहीं हो पाया। छोड़ दो, हमको एक बात बताओ, पहले वो चीज बताओ, हमारे लिए लोन की कॉस्ट कितनी है, हमें बता सकते हो? लोन की कॉस्ट, छोटा सा पॉइंट, डिटेल में सब चलेगा, चिंता न करना। लोन की कॉस्ट कितनी आई? लोन की कॉस्ट कितनी आई? जब जब हम इंटरेस्ट देंगे हमको टैक्स बचेगा। बचा क्या टैक्स? इंटरेस्ट देंगे तो टैक्स बचेगा तुम्हारा। हाँ देखो ना, इंटरेस्ट ना देने पर टैक्स बढ़ गया है कि नहीं? इंटरेस्ट देने पर टैक्स कम है और इंटरेस्ट ना देने पर टैक्स ज्यादा हो गया। अरे मेरी बात समझ में आई? जब जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो टैक्स कम हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं देंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा चला जाएगा। तो कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है किसमें? डिवेंचर के केस में। केवल ये सोच लो कि केवल इंटरेस्ट जा रहा है 10%, तुम लोगों की सोच घटिया है, क्योंकि हम इस 10% पर 50% बचा ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था 100 का 110 नहीं, 100 का 105 बोला था ना। ये वही है, तुम लोग जो सोच रहे हो 110 वो 105 है बेसिकली। लिया मैंने लोन 10% पर, लेकिन एक्चुअल में मेरी कॉस्ट है 5%, क्योंकि 50% तो हम टैक्स बचा ले जाएंगे। अरे हाँ बोलो, सीखोगे, चिंता ना करोगे, थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है ना, बहुत है, वो पूरा चैप्टर चलेगा। इसको हम लोग कहते हैं EBIT EBT एनालिसिस। ये हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ते हैं, भले उसमें शामिल ना हो, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले ये टॉपिक समझना होता है, EBIT EBT एनालिसिस। क्लियर है? तो हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ने समझ में आया? FM में क्या पढ़ना है ये समझ में आया? बोल दो सब बताएं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लास्ट पॉइंट है। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है? पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम उसी के ही लिए ये बनाए थे। क्या चाहते हैं आप? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाना? अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट दिमाग में है तो आप यहां जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां प्रॉफिट ज्यादा है ना, और यहां प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक FM क्या चाहता है, फाइनेंस मैनेजर क्या चाहता है? आप किसी फाइनेंस मैनेजर को क्यों रखते हैं? प्रॉफिट मेरा कम कर दे, क्या करेंगे? बढ़ा दे। 2 ही पर्पस होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज वेल्थ। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वहां से क्या मिलेगा? डिविडेंड। वहां से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना। ये होता है प्रॉफिट, ये होता है प्रॉफिट। वेल्थ क्या होता है? अरे 10 रुपए लगाए थे शेयर पे 12 रुपए हो गया, ये होता है वेल्थ। नहीं समझे? जमीन में पैसा लगाया तो जमीन का दाम बढ़ रहा है, वो वेल्थ है, और जो वहां से किराया आ रहा है वो मेरी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। वही चीज अगर मैंने डिवेंचर में पैसा लगाया तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है और मेरे डिवेंचर का दाम बढ़ रहा है, वो वेल्थ है। क्या चाहते हैं आप? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? क्या चाहते हैं, किस में जाना चाहते हैं? हर चीज में दोनों। पास होना चाहते हैं या फेल होना चाहते हैं? मैंने कुछ नहीं बोला हाँ बोलो अब बोलो दोनों
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जाना चाहते हैं या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में? कितना निश्चिंत होकर बैठे, आप पढ़ाते रहिए, हम बस गाना सुनने आए हैं। हम बोलो, अब ऐसे कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो। अब ठीक है, अब थोड़ा अलर्ट होकर वेल्थ मैक्सिमाइज। हाँ बताएं सेठ जी। हाँ हम दोनों में जाए। हमें अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा किसी कंपनी से, मान लो 2 मिनट के लिए तुमने किसी कंपनी में 5 लाख रुपए लगाया, कहानी सुनना 2 मिनट की है। तुमने किसी कंपनी में कितना लगाया? 5 लाख रुपए लगाया। विक्की ने भी लगाया 5 लाख रुपए, आदित्य ने भी लगाया, ठीक है। विक्की कह रहा है हमको हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया या डिविडेंड दिया, कितना खुश हो जाएगा। आदित्य कहेगा मेरी कंपनी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरी कंपनी के पास ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। और प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब हमारी कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, कंपनी का ब्राइट फ्यूचर है, रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, कंपनी इस प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमा करके हमको देगी, और हमारे पास वेल्थ अधिक है। क्या अधिक है? वेल्थ अधिक है, क्योंकि जैसे जो कंपनी ज्यादा कमाएगी उसकी वेल्थ ज्यादा होगी। जानते हो ये क्या बोलेगा? बोगस प्रॉफिट है तुम्हारा, जब दे ही नहीं रही कंपनी तो तुम कैसे मान लेते हो वो रियल प्रॉफिट है? कोई कंपनी एक्चुअल में किसी को डिविडेंड दे रही है, एक्चुअल में जब आपके हाथ में इन हैंड आता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आपको लगता है हाँ कंपनी कुछ कमा रही है तभी तो हमको दे रही है, बुक्स में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, कंपनी 10 साल तक कुछ नहीं दी, क्या मानोगे फिर? ये सब केवल कागजी कार्यवाही हो रही है। अब बात समझ में आई? तो हमें दोनों को मेंटेन करना है, क्योंकि मार्केट कहाँ जाता है? एक भेड़चाल होती है, जहां लोग पैसा लगाते हैं वहीं पर चलो हम भी लगाते हैं पैसा, यही होता है ना, हम भी वहीं पैसा लगाएंगे। दुनिया खरीद रही है हम भी खरीदेंगे, दुनिया बेच रही है हम भी बेचेंगे, और कुछ नहीं, आंख बंद करके वही काम करेंगे। तो यही चीज यहां पर भी है कि केवल अगर कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं बना रही है, एक कंपनी है जो कहती है ले लो भैया प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हम रोक ले रहे हैं, फ्यूचर में हम और प्लांट लगाएंगे और ज्यादा कमाएंगे, आपको और बना करके देंगे, और दूसरी कंपनी करिए नहीं भैया सब ले लो, मार्केट में हो हल्ला मचाओ कि ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, खूब प्रॉफिट देती है। बात समझ में आई? तो एक केवल वेल्थ मेंटेन कर रही है, एक केवल प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, दोनों गलत है। केवल प्रॉफिट मेंटेन करने से वेल्थ नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत है, वेल्थ केवल बढ़ेगा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो दिक्कत। दोनों को बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाँ या ना? तो ये है आपका प्रॉफिट का मतलब क्या। प्रॉफिट का मतलब क्या? प्रॉफिट एक वेग शब्द है, वेग शब्द का मतलब होता है बहुत ही ब्रॉडर। मैं किस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं? कैश प्रॉफिट की बात कर रहा हूं या प्रॉफिट एज पर बैलेंस पीएल अकाउंट की बात कर रहा हूं? मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात कर रहा हूं, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूं, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं, या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन? व्हाट डज इट मींस एक्चुअली? मैं किस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं? हर कंसर्न के लिए प्रॉफिट का मतलब अलग अलग हो सकता है, और यहां कहीं डिफाइंड नहीं है प्रॉफिट मींस व्हाट पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये सिचुएशन के हिसाब से प्रॉफिट का मतलब लेना पड़ेगा आपको, पहली चीज, ठीक है ना। तो यहां पर लिमिटेशन है एक प्रॉफिट वर्ड की कि प्रॉफिट मींस व्हाट। तो प्रॉफिट इज यूज्ड इन अ वैग मैनर, फर्स्ट। सेकंड, हम प्रॉफिट तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, सुना है ना? अपना सपना मनी मनी। तो प्रॉफिट के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। जब हम ज्यादा प्रॉफिट सोचते हैं तो रिस्क अच्छा ज्यादा हो जाता है कि नहीं? जब हम प्रॉफिट ज्यादा सोचते हैं तो रिस्क, और जब प्रॉफिट कम सोचते हैं तो रिस्क भी कम हो। तो केवल चिल्लाते रहो प्रॉफिट प्रॉफिट, अरे भैया ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ता है, वो भी तो ध्यान रखो। दूसरा, प्रॉफिट वर्ड की एक और लिमिटेशन होती है। आज अगर हम कोई 1 लाख रुपए दे और 10 साल बाद 1,40,000 दे, मैं कहां जाना चाहूंगा?
1 लाख। अरे आगे बोलो। मेरी जबान अटक गई है बीच में। हाँ बोलो। मुझे आज कोई 1 लाख दे और 10 साल बाद 2 लाख रुपए दे, मैं कहाँ जाऊंगा? और आज अगर कोई 1 लाख दे और 10 साल बाद हमको 5 लाख रुपए दे तो? हाँ बोलो। आज अगर हमको कोई 1 लाख दे और 10 साल बाद 5 लाख रुपए दे, मैं कहाँ जाऊं? क्या सेम क्या? पूछा कुछ और, जवाब कुछ और। हाँ हाँ, यही तो जवाब सही है। किस रेट से? 1 मिनट, किस रेट से प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे? ये 15% पर निकालेगा, तुम 12% पर निकालोगी? हाँ अच्छा, वो 15 निकालेगा तो तुम भी 15 पर निकालोगी? तो मार्केट का रेट 12% है। देखो ना, जवाब इसने सही दिया। अब सुनो, ये पूरा सब्जेक्ट हमारा एस्टिमेशंस पर है, एजम्पशंस पर है, पूरा सब्जेक्ट। हमें क्या लेना है? डिसीजन। आते ही बताया ना, हमें क्या लेना है? और डिसीजन पास्ट में लिया जाता है। कब लिया जाता है? फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में लिया जाता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? डिसीजन कब लिया जाता है? हम पास हो गए ना इंटर, तो हम पढ़ेंगे आज से। तो अरे थोड़ी होता है, जो पास हो चुके उसको थोड़ी पढ़ना है, जो पास होना है उसके लिए पढ़ना है। डिसीजन उसके लिए आज लेना है। इन द सेम वे कि आपको डिसीजन फ्यूचर के लिए लेना है, लेकिन आज से डिसीजन लेंगे। हर आदमी का डिसीजन का अलग होता है। तुम जो कमाना चाहती हो तुम ही कमाओगी क्या? उससे ज्यादा कमाना है, कम कमाना है? और ये ऐसे कैसे? वो भी यही कहेगा हम इससे ज्यादा कमाएंगे। ये कौन सा तरीका है? फिर ये कहेगी हम तो तुमसे ज्यादा कमाएंगे। एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब देखो ज्यादा कैसे कमाते हैं, सुनना। एक कागज पर लिखवा लो दोनों से कि तुम कितना, एक लिखेगी 1 लाख रुपए, दूसरी लिखेगी 1 करोड़ रुपए। अब कहाँ हुआ एक दूसरे से ज्यादा? मेरी बात समझ गया? एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं लोगों की। तो कोई 10% पर खुश है, कोई 20% पर खुश है, कोई 50% पर भी खुश नहीं है। अब बात समझ में आई? तो सबका प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा 10% इज ओके, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो अपने फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट को। मैंने कहा 1 लाख आज लेना पसंद करते हो या 10 साल बाद 5 लाख रुपए? हो सकता है ये कहते हाँ, क्योंकि इसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो ओके है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो ओके नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरा डिसीजन ना हो जाएगा उसी चीज पर, और इसके हिसाब से इसका डिसीजन हाँ हो जाएगा उसी चीज पर। अब समझ में आई बात? एक फैक्ट्री के लिए वही प्लांट फायदे का सौदा हो सकती है, दूसरी फैक्ट्री के लिए वही प्लांट घाटे का सौदा हो सकती है, प्रॉफिट उतना ही दे रही है। अरे हाँ, कितना अजीब बात लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस पर वो मशीन उतना कमा कर नहीं दे रही जितना मैं सोच रहा हूं। मैं कल सोच रहा था कि मैं ये फैक्ट्री लगा दूं टायर की। कल मैं सोच रहा था, तो मैंने उसका प्रॉफिट निकाला, तो पता चला 1 किलो टायर पर मैं 12 रुपए कमाऊंगा। मुझे लगा क्या बेकार का बिजनेस है, 1 किलो रबड़ पर मैं 12 रुपए कमाऊंगा। कल मैंने एनालिसिस किया, बिलीव करो, 1 किलो रबड़ पर मैं 12 रुपए कमाऊं, कोई मतलब नहीं है। दिन भर में 1000 किलो निकलेगा, कितना कमा लिया? 12,000 मान लेते। मैं सोचता हूँ एक दिन में 12,000, 50,000 वाला कोई सोचे, वही दूसरा आदमी 12,000 बहुत ज्यादा, 5,000 भी होता ना हम कर लेते। देखो ना, दोनों में फर्क है। उसके लिए वही प्लांट फायदे का सौदा है, मेरे लिए वही प्लांट घाटे का सौदा है। प्रॉफिट दोनों लोग उतना ही कमाएंगे, लेकिन एक को प्रॉफिट नजर आएगा, दूसरे को लॉस नजर आएगा। अब समझ में आई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, दे हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। अब क्लियर हुआ? तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है तुम लोग का पूरा एजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से हो सकता है डिसीजन हाँ, और वही डिसीजन आपके हिसाब से हो सकता है ना। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट, ये समझ में आया? द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर।
लेकिन अभी चलाएंगे इसको 10-15 मिनट नेक्स्ट सेशन में और चलाएंगे। लेकिन हाँ, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हमें इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले शेयर करनी होती है। पहला कि जब आप स्टडी मटेरियल खोलेंगे ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, you will find a format to solve the question. When you will start to solve the question number 2, you will find a different format to solve the same type of question. When you will start to solve the question number 3, you will find a different format. अरे जब चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो नया फॉर्मेट, अरे पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो दिमाग हो जाएगा खराब। हम जाएं तो पहली चीज, दूसरी चीज, जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसने एजम्पशन लिया होगा कुछ और, हम एजम्पशन लेंगे कुछ और। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा किताब क्वेश्चन एजम्पशन लिया होगा उसी क्वेश्चन पर कुछ और। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग फॉर्मेट एक ही यूज करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल एंड, एंड वी यूज द सेम टाइप ऑफ एजम्पशंस इन ऑल द क्वेश्चंस, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। भले ही हमारा आंसर कुछ और दिखाए, वो हम उस समय बता देंगे कि ऐसा आंसर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, लेकिन हमको एक ही एजम्पशन लेना है, एक ही टाइप का, उसी बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हमको फॉर्मेट भी एक ही टाइप का यूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप केवल ये सोचते हैं किताब है मेरे पास और सेल्फ स्टडी करके, हमने भी सेल्फ स्टडी की, लेकिन घिसना पड़ा। दिन भर लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, सही बता, खूब मेहनत लग, पता ही नहीं चलता था करना क्या। पहला क्वेश्चन देखो तो नया फॉर्मेट, दूसरा क्वेश्चन, हमने फिर कहा कि भैया मारो गोली, एक ही फॉर्मेट यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस पर। सक्सेस मिल गई, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर लगते, और साथ ही साथ एक जैसा एजम्पशन दिमाग में सेट कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस तरह का एजम्पशन, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस तरह का एजम्पशन। दूसरी चीज, क्वेश्चन कभी कभी बहुत साइलेंट मोड में रहेगा, वो बताएगा ही नहीं कि एजम्पशन क्या लेनी है, तो आपको कौन से सबसे अच्छी एजम्पशन लेकर चलनी है वो हम बता देंगे, ठीक है ना। दैट्स इट। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ की बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। जब आप अपने घर की बैलेंस शीट, पड़ोसी की बैलेंस शीट चेक करेंगे तो खूब मजे आएंगे, उनके रिजल्ट्स आप बता सकते हैं कि वो कहाँ प्रॉफिट कमा रहा है, कहाँ लूज कर रहा है। बात समझ में आई? बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी मगअप नहीं करना, बस ये याद है। टाटा बोलें, पक्का? थैंक यू बच्चों।